नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आपका द वॉइस ऑफ अखिल में। तो आज हम समझेंगे बायजूस की उस पूरी कहानी को कि कैसे रविंद्रन जो अपने कुछ दोस्तों को सिर्फ कैट के लिए पढ़ाना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनसे बच्चे जुड़ते गए और एक बड़े ई-टेक कंपनी की शुरुआत हुई। जी हाँ, बायजूस की शुरुआत जो हुई थी, जिसकी शुरुआत की थी बायजू रविंद्रन ने, इनका जन्म केरल के कुन्नूर ज़िले में हुआ था और पढ़ने में अच्छे थे। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि अगर हमारा लड़का पढ़ने में अच्छा है तो या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और हुआ भी यही। रविंद्रन ने आगे चल के इंजीनियरिंग करी और पढ़ने में अच्छे थे, तो जिस वजह से उनके कुछ दोस्तों को कैट का एग्ज़ाम देना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें थोड़ा सा पढ़ा दे कैट के लिए। और रविंद्रन ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया और उनके साथ साथ उन्होंने खुद भी कैट का एग्ज़ाम दिया। बट उन्होंने किसी भी MBA कॉलेज में एडमिशन ना लिया, जो कि उनकी 100 परसेंटाइल होने के बावजूद। और फिर इसी तरह 2011 में एक कंपनी की शुरुआत हुई, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जिसे बायजू रविंद्रन ने अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ शुरुआत की थी। पढ़ाने का तरीका इतना यूनिक था कि हर जगह इसकी उन्होंने फ्रेंचाइजी खोली और ऑफलाइन हर जगह जाकर पढ़ाते थे। लेकिन एक वक्त आया कि बच्चे इतने जुड़ने लगे कि हर जगह जाकर पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज की जाए जिससे बच्चा कहीं भी हो और पढ़ सके। जैसे आज हम और तुम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक वैसे इस बायजूस की शुरुआत हुई 2015 में। 2015 में इन्होंने एक ऑनलाइन ई-टेक एजुकेशन की शुरुआत की, और किसे क्या पता था कि आगे चल के इंडिया का सबसे बड़ा ई-टेक स्टार्टअप बनेगा। अब भाई, जैसे कोई भी बच्चा हो जिसे पढ़ना है, आजकल हर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर करता है ज़्यादा। तो उसकी शुरुआत हुई बायजूस से, जो कि उस समय बहुत से ऐप ग्रो कर रहे थे, लेकिन बायजूस ने मार्केट में आते ही एक बूम मचा दी और बच्चों में पॉपुलर हो ही रहे थे, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को लगा कि इन्वेस्ट करने का बहुत सही प्लेटफॉर्म है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इनमें दबा के इन्वेस्ट किया, जिस वजह से इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती गई। और इन्होंने खुद अपने ब्रांड एम्बेसडर, जो कि शाहरुख खान और लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था। आप खुद सोचिए, जिनके ब्रांड एम्बेसडर इतने बड़े बड़े स्टार्स हों, बच्चे खुद ही उन्हें देख के और पेरेंट्स खुद उन्हें देख के उससे जुड़ते गए। और एक वक्त आया कि लॉकडाउन का समय आया, जिसमें ऑफलाइन एजुकेशन पूरी तरह बंद हो गई थी, ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई थी। वही सही समय था बायजूस को ग्रो करने का। लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उनका सलूशन पेरेंट्स को नहीं मिल रहा था, और जहां उन्हें रिफंड चाहिए था, रिफंड भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इनकी जो मार्केट टीम थी और इनकी जो मार्केट इमेज थी वो ख़राब होने लगी। क्योंकि इन्होंने जो लोन और EMI में पेरेंट्स को फंसा रखा था, एक वक्त के बाद पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि अब ऑफलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज अब भेजा जाए। और जब उन्होंने रिफ़ंड की डिमांड की, उन्होंने साफ मना कर दिया, जिस वजह से इनकी मार्केट वैल्यू डाउन हुई। बट कहते हैं ना कि अपनी वैल्यू सुधारने के लिए इंसान हाथ पैर ज़्यादा मारता है, और हुआ भी यही। इनको लगा कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स को स्पॉन्सर करेंगे, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे बड़े बड़े स्टार्स को, तो हमारी रीच ग्लोबली होगी। और इन्होंने इस ग्लोबल रीच को पकड़ने के लिए 2022 में इन्होंने फीफा को स्पॉन्सर किया। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा स्पॉन्सर करना, इन्होंने दबा के पैसे खर्च किए। मेसी तक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, टीम इंडिया की जर्सी पर इन्होंने ब्रांड। लेकिन इनके इंटरनल मैटर धीरे धीरे उलझते जा रहे थे। इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो भी सही से नहीं होने की वजह से, और इनकी ब्रांड वैल्यू ख़राब होने की वजह से, इन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनमें दबा कर पैसा लगा रहे थे, उन्होंने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। अब भाई, जो भी पैसा लगाएगा उसे प्रॉफिट तो चाहिए, तो उन्होंने प्रॉफिट ना मिलने की वजह से, क्योंकि कंपनी तो लॉस में चल रही थी, आप दबा के पैसे खर्च कर रहे हो और रेवेन्यू आपका बहुत कम, खर्चे ज़्यादा, तो हुआ भी यही। और जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स इनके साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने अपने हाथ पीछे खींचना चालू कर दिए। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स को एक्वायर करना भी चालू किया, यानी खरीदना शुरू कर दिया, जैसे कि आकाश, टॉपर, ऐसे बहुत से ब्रांड को इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। अब आप एक खुद लॉस में चल रहे हो और दूसरे को खरीद भी रहे हो, तो आप कब तक मार्केट में सर्वाइव करोगे? और इतना खर्चा भी आप कर रहे हो,
और आपकी वैल्यू भी डाउन हो रही है। तो ये सारी चीज़ और आपका इंटरनल मैटर इतना उलझ गया कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो भी सही समय पर नहीं आ रही थी, और जिस वजह से जो भी इन्वेस्टर थे उन्होंने जो बायजूस के सीईओ हैं बायजू रविंद्रन, उनके इस्तीफे की मांग की। बट उनकी जो इंटरनल बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और बहुत से जो कंपनी, कभी आप सोच सकते हैं कि ई-टेक कंपनी जिसमें 50,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया। ब्रांड वैल्यू वैसे ही डाउन हो रही थी, इमेज और ख़राब हो रही थी, जिस वजह से जो कंपनी 2022 तक $22 बिलियन की हुआ करती थी, यानी 1.8 लाख करोड़ की हुआ करती थी, उसकी मार्केट वैल्यू 2023-24 आते आते जीरो हो गई। और एक वक्त आया कि खुद बायजूस के जो सीईओ थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के ये सबके सामने कहा कि हमारी ब्रांड की वैल्यू जीरो हो चुकी है। और ऐसा जाता है कि उन्होंने खुद घोटाला किया था, इंटरनल घोटाला किया था, जिससे उन्होंने इनके एक और कंपनी थी उनमें पैसे लगाए थे। ऐसे तमाम आरोप इन पर लगते रहते हैं और मामला अभी नहीं रुका। सिंगापुर की एक अदालत ने बायजूस रविंद्रन को नोटिस भेजा कि आपकी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा दीजिए, और वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं की। कोर्ट के बार बार ऑर्डर के बाद कोर्ट का ऑर्डर की इन्होंने डिसरिस्पेक्ट की, जिस वजह से सिंगापुर की अदालत ने उन्हें 6 महीने की जेल तक सुनाई। और भारत में अभी भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स और इनके बीच केस चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 साल से कोर्ट केस चला आ रहा है। और बीच बीच में रविंद्रन आके कहते हैं कि हम अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करेंगे, फिर से इसे बनाएंगे, लेकिन देखें क्या होता है। तो ये था पूरा सफ़र बायजूस के बनने से लेके बिगड़ने तक का। तो देखते हैं आखिर क्या होता है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।